Name is GM Abid. Today I will explain the short questions of chapter 1. Number 1, how technology is shaped by physics. टेक्नोलॉजी ने हमारे कंफर्ट लेवल को इम्प्रूव किया और ये किस वजह से हुआ? फिज़िक्स की वजह से हुआ, ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ फिज़िक्स। मिसाल के तौर पर व्हीकल, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक जितनी भी व्हीकल्स हैं, ये तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये हमारे सामने आई ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स की वजह से। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसने हमारे कंफर्ट लेवल को इम्प्रूव किया है और ये तमाम ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स की वजह से हुआ। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर मुख्तलिफ हर फील्ड्स में ये इस वक्त क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है और ये भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स की वजह से हमारे सामने आई। इसी तरीके से एटम बम, हर मुल्क के पास एटम बम्स हैं और ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स की वजह से आई। और इस तरीके से जितनी भी नीचे मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, ये तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स की वजह से हमारे सामने आए हैं। अब देखें बेटे, हमारे पास फिज़िक्स और बायो में क्या लिंक है। देखें, सबसे बड़ी बात ये है, जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उस मर्ज़ को डायग्नोज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिख कर देता है उसको। बाज़ उसको अल्ट्रासाउंड का कहता है, उसको उसका ब्लड प्रेशर नोट करते हैं, उसकी शुगर नोट करते हैं, उसका एमआरआई करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर उस मर्ज़ को डायग्नोज करने के काबिल हो जाता है और फिर उसके मुताबिक उसको मेडिसिन देता है। ये जितनी भी मशीन्स डायग्नोसिस में डॉक्टर यूज़ करता है, ये तमाम की तमाम मशीन्स जो हैं, ये ड्यू टू दी इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स की वजह से हमारे सामने आई हैं। तो इस लिहाज से फिज़िक्स इज़ डायरेक्टली लिंक्ड अप विद दी मेडिकल साइंस और बायोलॉजी। अब बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वाई द मेजरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। मेजरमेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? बेटे, अगर आप ज़िंदा हैं तो तब भी मेजरमेंट है। मेजरमेंट्स के बग़ैर आपकी लाइफ नामुमकिन है। मरने के बाद भी मेजरमेंट के बग़ैर आपकी लाइफ क्या है, नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर आप बाज़ार जाते हैं परचेजिंग के लिए, तो आप उसको क्या कहेंगे? मुझे सेब चाहिए, बस नहीं, आप उसको क्वांटिटी बताएंगे। जब आप क्वांटिटी बताएंगे तो ये क्या आ गई, मेजरमेंट आ गई। यानी 1 किलोग्राम सेब चाहिए या 2 दर्जन केले चाहिए, तो ये क्या आ गई, मेजरमेंट आ गई। विदाउट मेजरमेंट परचेजिंग भी क्या है, डिफ़िकल्ट है। अब वर्किंग लेबर्स इन फैक्ट्रीज, अगर एक फैक्ट्रीज में लेबर्स काम कर रहे हैं तो आप उसमें टाइम की मेजरमेंट के बगैर लेबर काम नहीं कर सकते। आप उसको, ज़रूरी बात है, जब आप उसको हायर करते हैं, आप कहते हैं जी आप 8 आवर्स के लिए हायर हैं, 2 आवर्स के लिए आप वर्किंग करेंगे यहाँ पर या 1 आवर्स के लिए करेंगे। यानी कि विदाउट मेजरमेंट वर्किंग इज़ डिफ़िकल्ट। अब ये देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आप घर बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें ज़रूरी बात है रूम्स का साइज़ रखेंगे। अगर रूम का साइज़ आप नहीं रखते तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर सी हो जाएगी। यानी कि विदाउट मेजरमेंट आप कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट्स में भी आपको मेजरमेंट्स का सहारा लेना, मेजरमेंट के ऊपर बेस करता है आपका एक्सपेरिमेंट। तो मेजरमेंट के बगैर आप एक्सपेरिमेंट्स का रिज़ल्ट भी नहीं दे सकते। अब देखिए, ये तो लाइफ में है नहीं जी, आपका मेजरमेंट के साथ ताल्लुक़ है। मरने के बाद भी कब्र में 2 सवाल होंगे, 3 सवाल होंगे, 4 सवाल होंगे, मेजरमेंट वहाँ पर भी आ गई। क़यामत में आपकी नेकियां और बदियां काउंट होंगी और उसकी बुनियाद के ऊपर आप जन्नत या दोज़ख में जाएंगे, मेजरमेंट फिर वहाँ पर आ गए। यानी कि आपकी लाइफ गुजारना भी आपका मेजरमेंट के बगैर नामुमकिन है और जब मरने के बाद भी विदाउट मेजरमेंट आपकी वो लाइफ भी क्या है, डिफ़िकल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वाई एरिया इज़ अ डिराइव। एरिया क्यों डिराइव क्वांटिटी? मैंने आपको डिराइव क्वांटिटी की डेफिनेशन बताई थी। दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड
बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज़। अब देखें इसमें एरिया क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर बेसिक क्वांटिटीज़। इन दोनों को जब बेसिक क्वांटिटीज़ को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो एरिया के बराबर है, और एरिया क्या है मेरे पास, डिराइव क्वांटिटी है, जो कि ऑलरेडी मैं टॉपिक में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये अब आपको समझ आ गई होगी। नेम एनी 4 डिराइव यूनिट्स एंड राइट देम एज देयर बेस यूनिट्स, और बेस यूनिट्स की सूरत में उसको क्या करें, लिखें। देखें एरिया हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। अब देखें ऊपर मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है या बेसिक यूनिट क्या है, मीटर, और ब्रेथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर इनटू मीटर तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर। तो एरिया का हमारे पास डिराइव यूनिट क्या आ गया, स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से स्पीड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या आ गया, सेकंड। तो स्पीड का हमारे पास डिराइव यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई इन फिजिक्स वी नीड टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। फिजिक्स में हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखें ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे है जिसके ज़रिए हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को इजीली वे में लिख सकते हैं। देखें जिसमें उसकी जनरल फॉर्म क्या है, c इज इक्वल टू a इंटू 10 पावर b। c क्या है, कोई भी नंबर है, एंड a क्या है, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट, और इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, 1 के इक्वल या उससे बड़ी होगी, और 10 से क्या होगी, स्मॉलर होगी। जबकि b क्या है, ये हमारे पास इंटीजर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके रूल्स में आया है LARS। LA का मतलब क्या है, अगर पॉइंट को मैं लेफ़्ट की तरफ लेकर जाऊंगा तो 10 पावर में मैं क्या कर दूंगा, ऐड का साइन लगा दूंगा, और जितने नंबर लेकर जाऊंगा वो नंबर लिख लूँगा 10 पावर में। RS का मतलब क्या है, अगर मैं पॉइंट को राइट की तरफ लेकर जाऊंगा तो 10 पावर में मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दूंगा, और जितने नंबर लेकर जाऊंगा उतने नंबर 10 पावर में मैं लिख दूंगा। अब ये देखें बेटे, इसमें हमारे पास आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिवाइस जो मिनिमम लेंथ को मेजर कर सकता है, ये उस डिवाइस का क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। अब मैं मिसाल के तौर पर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना चाहता हूं, तो वही तरीक़ेकार है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल है वो क्या है, 1 मिलीमीटर, और जबकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, टोटल कितनी डिवीजन्स हैं, 10 है। तो 1 को जब मैं 10 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अब मैं लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कैसे निकालता हूं, उसका वही तरीके का, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल स्क्रू गेज के केस में क्या है, 0.5 मिलीमीटर, और टोटल डिवीजन्स उसमें कितनी है सर्कुलर स्केल्स में, 50। तो मैं 0.5 को 50 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। इसके लीस्ट काउंट से मुझे ये पता चलता है द स्क्रू गेज is more accurate than the vernier caliper, because the least count of the screw gauge is smaller than the least count of the vernier caliper। अब ये देखें बेटे, इसमें मेजरिंग सिलेंडर की बात आ गई। हाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पेबल विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए हम कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी पेबल का। तो मैंने फ्रॉम द लेफ़्ट साइड पर देखें, मैंने क्या किया, मैंने वो मेजरिंग सिलेंडर ले लिया और उसमें मैंने लिक्विड यानी पानी को मैंने 200 सेंटीमीटर क्यूब तक ले लिया। ये वॉल्यूम हमें क्या शो करता है, V1। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जिस पेबल का वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, तो देखें दूसरे सिलेंडर में मैंने उस पेबल को रख दिया, तो तब पानी की सरफेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई मेजरिंग सिलेंडर में, और इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास
300 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें ये मेरे पास वॉल्यूम क्या होगा, V2। अब वॉल्यूम ऑफ द पेबल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो V2 मेरे पास कितना है 300 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस V1 कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब से 200 सेंटीमीटर क्यूब निकाल दूंगा तो बाकी मेरे पास कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द पेबल इज 100 सेंटीमीटर क्यूब।